नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी छठे चरण की वोटिंग की, पीएम मोदी के बिगड़े बोल की, देखेंगे चुनाव आयोग पर ममता के गंभीर आरोपों को, बीजेपी पर चुनाव आयोग के बड़े एक्शन को, जानेंगे हरियाणा सरकार पर मंडराते संकट को और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में प्रियंका गांधी डिंपल यादव ने किया संयुक्त रोड शो, सड़कों पर उतरा जनसैलाब। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के देवरिया में रैली के दौरान पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा बहुत हुई मन की बात, अब होगी संविधान की बात। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले 5 चरणों में डाले गए वोटों का डेटा किया जारी, वोटों की संख्या में नहीं हुआ कोई बदलाव, आयोग ने किया दावा। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का करारा जवाब, कहा मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम, आप अपना देश संभालिए। फवाद ने केजरीवाल की फोटो पोस्ट कर लिखा नफरत की होगी हार। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव में आज छठवें चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग का काम पूरा हो गया। अब तक 486 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। बस 57 सीटों पर और वोटिंग बची हुई है, जहां 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। छठवें चरण में भी कहीं से भी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला है। मतदान शांतिपूर्ण रहा। कुछ स्थानों पर ईवीएम को लेकर शिकायतें जरूर आई। मौसम का पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है, लेकिन लोकसभा के महापर्व में वोटरों का उत्साह ठंडा नहीं पड़ रहा। आज 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग हुई। बंगाल को छोड़कर सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण रहा। छठवें चरण में लगभग 61% वोटिंग की खबर है। सबसे ज्यादा 81% मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ है। वैसे बंगाल में इस बार भी टकराव की खबरें आती रही। झारग्राम से बीजेपी उम्मीदवार प्रणंत टुडू पर हमला हुआ। बीजेपी ने इसके पीछे टीएमसी का हाथ बताया है, तो तमलुक में भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की खबर आई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी से पीडीपी की उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि उनके मोबाइल फोन की आउटगोइंग कॉल को बंद कर दिया गया। उनके बूथ एजेंटों को सुबह ही घर में नजरबंद कर दिया गया। महबूबा इसे लेकर धरने पर भी बैठ गई और सीधे उपराज्यपाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि अगर वो कहते तो मैं चुनाव नहीं लड़ती। आज हुई वोटिंग में झारखंड में 64%, ओडिशा में 63% वोटिंग हुई, हरियाणा में 59%, दिल्ली में 57%, बिहार और उत्तर प्रदेश में 55% वोटिंग हुई, जबकि जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर 53% वोट डाले गए। आज की वोटिंग के बाद 889 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। छठवें चरण की वोटिंग के बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से दावा किया गया है कि इस चरण में भी इंडिया को बढ़त मिली है और वो बहुमत का आंकड़ा पार कर गया है, जबकि बीजेपी को इस बार भी तगड़ा नुकसान होना तय माना जा रहा है। छठे चरण के मतदान ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं चुनाव परिणाम क्या आने वाले हैं, इसको लेकर स्थिति साफ होती जा रही है, जिसकी बौखलाहट बीजेपी नेताओं के बयानों में दिखाई देने लगी है। 2 दिन से पीएम मोदी की जुबान विपक्ष के नेताओं को लेकर कुछ ज्यादा ही बिगड़ती दिखाई दे रही है और अब पीएम ने जो बयान दिया है उससे वो खुद ही घिर गए हैं। लोकसभा चुनावों के लिए छठवें दौर का मतदान पूरा हो गया। आज की वोटिंग से बीजेपी नेताओं के चेहरे बुझे हुए दिखाई दिए। पार्टी नेता अब मुद्दों की जगह हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं। खुद पीएम मोदी ने मांस, मुसलमान और मंगलसूत्र की बात चुनावी रैलियां कर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। दिल्ली के सीएम की तुलना अनुभवी चोर डाकू चार्ल्स शोभराज से की और अब इंडिया गठबंधन के लिए बिहार में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि विपक्ष के नेता सवाल कर रहे हैं कि क्या ये एक प्रधानमंत्री की भाषा है। पीएम ने कहा, इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। पीएम के बयान पर इंडिया गठबंधन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गोरखपुर में इंडिया गठबंधन उम्मीदवार के समर्थन में रैली करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, आपने सुना होगा, मैं आ रही थी यहाँ, मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। प्रियंका ने कहा कि मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अपनी आंखों की शर्म मत खोने दीजिए। जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। और मैं मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि मोदी जी
आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। साफ है कि पीएम का बयान संकेत दे रहा है कि चुनावों में इंडिया गठबंधन भारी पड़ रहा है। मतदान के दौरान चुनाव आयोग के पास कई शिकायतें पहुंची, कहीं चुनाव में धांधली की तो कहीं धीमे मतदान की। इस बीच छठे चरण के मतदान के दौरान सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ईवीएम पर बीजेपी का टैग लगा है। छठे चरण के मतदान के बीच ममता के इस बयान ने चुनावी मौसम में सनसनी मचा दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा दावा किया है। ममता की पार्टी टीएमसी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर बीजेपी के टैग लगे हुए ईवीएम की फोटो शेयर की है। साथ ही ईवीएम टैंपरिंग के आरोपों से बीजेपी को घेर लिया है। ममता बनर्जी ने बार बार चिन्हित किया है कि बीजेपी ईवीएम से छेड़छाड़ कर वोटों में हेराफेरी करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं आज बांकुरा के रघुनाथपुर में 5 ईवीएम पर बीजेपी का टैग लगा हुआ मिला। चुनाव आयोग को तुरंत इस पर गौर करना चाहिए और सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी वोटिंग मशीनों में छेड़छाड़ कर वोटों का घपला कर रही है। ये 5 ईवीएम बांकुरा के रघुनाथपुर इलाके में 5 अलग अलग पोलिंग बूथ पर मिली है। हालांकि आयोग ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन छठे चरण में ईवीएम को लेकर ये इकलौती शिकायत नहीं है। सपा से लेकर सभी विपक्षी दलों ने जगह जगह वोटिंग में धांधली के आरोप लगाए हैं। जम्मू कश्मीर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती तो धरने पर बैठ गई हैं। उन्होंने पुलिस पर उनकी पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को जबरन हिरासत में लिए जाने का आरोप लगाया है और इसे बीजेपी और प्रशासन की मिलीभगत बताया है। मतदान के बीच बीजेपी तरह तरह के गंभीर आरोपों से घिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब तक किसी भी मामले में पार्टी से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। एक तरफ सीएम ममता ने बीजेपी को घेर लिया है, तो वहीं चुनाव आयोग ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट ने पिछले दिनों चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा था कि विपक्षी दलों की शिकायत पर वो कार्रवाई करने में देरी क्यों कर रहा है, क्या उसे 4 जून तक का इंतजार है। और अब कोर्ट की फटकार के बाद आयोग ने तेजी दिखाई है और उसकी गाज बीजेपी पर ही गिरी है। देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ जहां कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग पर बीजेपी को लेकर पक्षपात करने का इल्जाम लगा रही थी, तो वहीं अब चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर हाल ही में कुछ पोस्ट शेयर की, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने बीजेपी को कड़ी चेतावनी दे दी है। छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयोग के दखल देने के बाद बीजेपी की राज्य इकाई ने अपने इंस्टाग्राम से 3 आपत्तिजनक पोस्ट हटाए हैं। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना कंगाले ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा, भविष्य में पार्टी के जरिए इस तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पर ना डाली जाए। बता दें कि छत्तीसगढ़ बीजेपी ने 15 मई को एक पोस्ट डाली थी। पोस्ट में एनिमेटेड वीडियो के जरिए हरे कपड़े और गोल टोपी पहने एक शख्स को एक महिला से लूटपाट करते दिखाया गया था। महिला मदद के लिए आवाज लगाती है तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कैरिकेचर उड़कर आता है और वो महिला से पर्स छीनकर एक आदमी को दे देता है। बीजेपी के तीसरे पोस्ट में एनिमेटेड वीडियो के जरिए दिखाया गया था कि राहुल गांधी एक बड़े अंडे को जिस पर मुस्लिम लिखा हुआ था, उसे कुछ छोटे अंडे को जिन पर SC, ST और OBC लिखा हुआ था, उनके साथ एक घोंसले में रखते हैं। वीडियो में दिखाया गया कि जिस अंडे पर मुस्लिम लिखा हुआ था, उससे निकलने वाला बच्चा बड़ा हो जाता है और बाकी अंडों को घोंसले से बाहर धकेल देता है। चुनाव आयोग की तरफ से चेतावनी मिलने के बाद मजबूरन बीजेपी को ये तीनों पोस्ट हटानी पड़ी। कांग्रेस ने इस तरह की पोस्ट करने के लिए बीजेपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अपील की। बता दें कि कांग्रेस शुरुआत से ही बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाती रही है। चुनाव आयोग के एक्शन से बीजेपी मुश्किल में दिख रही है, तो हरियाणा से लगातार उसकी मुश्किलों को बढ़ाने वाली खबरें आ रही हैं। नायब सिंह सैनी की सरकार की मुसीबत बढ़ती जा रही है। सरकार पहले से ही अल्पमत में दिख रही है और उसमें एक विधायक और कम हो गया है। देखिए खास रिपोर्ट। हरियाणा में सियासी हलचल तेज है। पिछले कुछ वक्त से नायब सिंह सैनी की सरकार को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। राज्य की बीजेपी सरकार का बहुमत पहले से ही सवालों में था और अब ये संकट और गहराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल हरियाणा में एक निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद की अचानक जान चली गई थी। राकेश सरकार का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे में इसका सीधा असर सैनी सरकार पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा विधानसभा की कुल सीटें 90 हैं, जिसमें 2 विधायकों ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व रणजीत सिंह चौटाला ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कुल विधायक 88 हो गए थे और अब इसमें भी एक घट गया, यानी अब बहुमत की संख्या 44 हो गई है। बीजेपी के पास फिलहाल 40 विधायक हैं और गोपाल कांडा समेत एक निर्दलीय विधायक का
और समर्थन है, जबकि 3 निर्दलीय विधायकों ने कुछ ही दिन पहले अपना समर्थन वापस ले लिया था। आंकड़ों को देखा जाए तो बीजेपी सरकार अभी से ही अल्पमत में है, जबकि विपक्ष में कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। कांग्रेस के पास अपने 30 विधायक हैं और 4 निर्दलियों का समर्थन है और एक इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला भी बीजेपी के खिलाफ वोट देने को तैयार है। तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, यानी जेजेपी के 10 विधायकों का समर्थन कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के पास पूरी बहुमत है। इसके अलावा बीजेपी के 1 दर्जन से भी ज्यादा विधायक पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संपर्क में बताए जा रहे हैं। देखा जाए तो बीजेपी की स्थिति बहुत कमजोर हो गई है, कभी भी सैनी सरकार गिर सकती है। हरियाणा की सरकार के हाथ से बहुमत फिसलता दिख रहा है, जिससे वो मुश्किल में फंस गई है। तो वहीं अडानी ग्रुप भी इस समय मुश्किल में दिख रहा है। कथित कोयला घोटाले को लेकर अडानी ग्रुप बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया भर के 21 संस्थानों ने सीजीआई को चिट्ठी लिखी है। तो क्या कुछ लिखा पत्र में, देखिए इस रिपोर्ट में। कोयला आयात में संभावित घोटाले को लेकर अडानी अब चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने मामले में सवाल तो उठाए ही थे कि अब विश्व स्तर पर इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। 21 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सीजीआई को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने कोयला आयात मामले की जांच तेजी से निपटाने की अपील की है। दरअसल हाल ही में मीडिया की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज खराब गुणवत्ता वाले कोयले को भारत में महंगे ईंधन के तौर पर बेच रही है। इस रिपोर्ट ने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी हड़कंप मचा दिया है। कम से कम 21 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्षों ने न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि वो राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा इंडोनेशियाई कोयला आयात के कथित ओवर वैल्यूएशन के मामले की जांच कर रहे लंबित मामले को तेजी से निपटाएं। संगठनों ने कहा कि वे जीवाश्म ईंधन के निरंतर उपयोग के खिलाफ दृढ़ता से खड़े हैं। इस चिट्ठी ने भारत पर मामले में जांच प्रक्रिया को तेज करने का दबाव बना दिया है। तो वहीं अडानी समेत मोदी सरकार भी संकट में नजर आ रही है। मामले में कांग्रेस ने अडानी और मोदी सरकार दोनों पर ही सवाल उठाए थे और अब इन आरोपों से कैसे बचेगा अडानी ग्रुप, ये देखने वाली बात होगी। एक तरफ अडानी मामला तूल पकड़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ कर्नाटक की राजनीति में प्रज्वल रेवन्ना के मामले ने भी हलचल मचा रखी है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में सीएम सिद्धरामैया ने बड़ा खुलासा किया है। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा पर आरोप लगाए हैं। तो क्या आरोप लगाए सिद्धरामैया ने, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से सांसद और एनडीए प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना पर अनेक महिलाओं के शोषण के आरोप हैं। प्रज्वल रेवन्ना मामला सामने आने के बाद से ही विदेश भाग गया था। इस मामले में अब नया खुलासा हुआ है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने HD देवेगौड़ा पर बड़े आरोप लगाए हैं। सिद्धरामैया ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को प्रज्वल रेवन्ना के देश छोड़ने की बात पता थी, क्योंकि सेक्स वीडियो और मारपीट के आरोप प्रज्वल से जुड़े हुए हैं। सिद्धरामैया ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि देवेगौड़ा ने ही प्रज्वल को देश से बाहर भेजा था। क्या प्रज्वल ने अपने परिवार को जानकारी के बिना देश छोड़ दिया? क्या वो बिना किसी को बताए चला गया? सेक्स वीडियो वायरल होना मामले का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, सबसे बड़ा अपराध शोषण है। इस बात को कमजोर करने के लिए कुमारस्वामी दूसरी बातें बोल रहे हैं। वो डिप्टी सीएम DK शिव कुमार और दूसरे लोगों पर सेक्स वीडियो लीक करने के आरोप लगा रहे हैं। सिद्धरामैया ने कहा कि कुमारस्वामी को देश के कानून का सम्मान करना होगा। उन्हें अपने 2 पन्नों पर PM मोदी से प्रतिक्रिया की उम्मीद है, जिसमें प्रज्वल रेवन्ना के 27 अप्रैल को पहले जर्मनी और उसके बाद शेंगेन वीजा पर यूरोप के अन्य हिस्सों में जाने के लिए इस्तेमाल किए गए राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने की मांग की गई है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है। इसको PM चुपचाप बैठे हुए देख रहे हैं, लेकिन कुछ इस पर बोलते नहीं हैं। इस बात को आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत जोर शोर से कहा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी इस बात को लेकर के देश में चर्चा होती रही है, लेकिन हमारे विशेष प्रकार के मीडिया ने इस बात को कभी भी नहीं उठाया है। फिलहाल तो चुनाव चल रहे हैं। देश की जमीन को प्रधानमंत्री बचाने के बजाय में देश की हिंदू महिलाओं के
मंगलसूत्र को बचाने के लिए उनको भड़काने में लगे हुए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।